नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने इस्लामिक स्टेट से जुड़े हुए व्यक्तियों के एक समूह के खिलाफ केरल, दिल्ली और कर्नाटक में 10 ठिकानों पर छापेमारी की है। ये बड़ी खबर, पाकिस्तान से जुड़े 5 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जांच एजेंसी की तरफ से 48 घंटे पहले दर्ज किए गए एक मामले में छापेमारी की गई। एजेंसी की तरफ से पिछले कुछ समय से 6 से 7 संदिग्ध लोगों पर नजर रखी जा रही थी और खबर के मुताबिक एनआईए ने इस छापेमारी के दौरान 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। खुफिया एजेंसियों ने कुछ समय से 6 से 7 लोगों के ग्रुप पर नजर बनाए हुए हैं और इसी के बाद मामला दर्ज किया गया। पाकिस्तान से जुड़े हुए 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि एनआईए के छापे में 5 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तान मुस्लिम युवाओं को सीधे तौर पर निशाना बना रहा है और उन्हें भर्ती कर रहा है। उन्हें ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जा रहा है और स्थानीय हमलों की योजना बनाने के लिए उकसाया जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान से जुड़े 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। पाकिस्तानी संगठन से जुड़े हुए ये लोग और आईएस से जुड़े व्यक्तियों की तलाश अभी भी की जा रही है। एनआईए की तरफ से, भारतीय जांच एजेंसी की तरफ से 10 जगहों पर छापेमारी की गई है। एनआईए की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली, केरल और कर्नाटक में एनआईए ने छापेमारी की। पाकिस्तान से जुड़े हुए 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। ये बड़ी खबर, सूत्रों की तरफ से ये जानकारी मिल रही है कि पाकिस्तान में जो बैठे हुए आतंकी संगठन हैं, जो आतंकी के कमांडर हैं, उनकी तरफ से भारत में लोगों को उकसाया जा रहा है, खासतौर पर मुस्लिम युवाओं को उकसाया जा रहा है और आतंकी हमले करने के लिए उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। दिल्ली, केरल और कर्नाटक में एनआईए की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। पाकिस्तान से जुड़े हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। राजीव तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। राजीव, क्या कुछ जानकारी है? एनआईए की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई। जिस तरीके से एनआईए की टीम की तरफ से बड़ी कार्रवाई जरूर की है और लगभग काफी बड़ी छापामारी की जा रही है और कहीं ना कहीं हर तरीके से कोशिश ये की जा रही है एनआईए को कामयाबी मिली। मतलब जिस तरीके से बड़ी कामयाबी मिली, 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, तो साथ जारी रहा। कहीं ना कहीं एनआईए की टीम को काफी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। जी जी, ये 5 आरोपी कहां से पकड़े गए हैं राजीव? देखिए, ये 5 आरोपियों की अभी एनआईए की टीम की तरफ से ये घोषणा नहीं की गई है कि कहां से गिरफ्तार किया गया, मगर ये जरूर है जिस तरीके से 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उससे साथ जाहिर कहीं ना कहीं एनआईए की टीम को काफी बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है और उनके पीछे काफी समय से लगे हुए ये जानकारी जरूर मिल पाई है। जी, बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। कितने आरोपी बताए जा रहे हैं जिनकी तलाश की जा रही है एनआईए की तरफ से? देखिए बिल्कुल साहब, जिस तरीके से एनआईए की टीम की तरफ से अभी ये स्पष्ट नहीं किया गया कितने आरोपी है, मगर हाँ ये जरूर जानकारी मिल रही है लगभग 7 आरोपी जरूर तो गिरफ्तार किया गया है और जो बाकियों की छापेमारी जरूर की जा रही है। देखना होगा एनआईए की टीम को कितनी बड़ी कामयाबी मिल पाती है। जी, अरे में क्या कुछ जानकारी है राजीव? जो 5 आरोपी पकड़े गए हैं वो कौन से आतंकी संगठनों से जुड़े हुए थे पाकिस्तान के? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से बात करें 5 आरोपियों को जो गिरफ्तार किया गया वो 5 पाकिस्तान के संगठनों से जरूर जुड़े हुए हैं, मगर अभी देखना होगा कितने बड़े खुलासे हो सकते हैं कि ये 5 आरोपी जो पाकिस्तान के किस संगठन से जुड़े हुए थे या फिर जिनके साथ जो तार थे वो कितनी बड़ी तादाद के अंदर जुड़े हुए हैं दिल्ली, भारत के अंदर भी। तो देखना होगा, ये सारी जांच का विषय। अब देखना होगा एनआईए को और कितनी बड़ी कामयाबी मिल पाती है। जी राजीव, इसके अलावा अगर बात की जाए, क्योंकि भारत में लगातार जो पाकिस्तान के आतंकी संगठन है उनकी तरफ से प्रशिक्षण लोगों को दिया जाता है, उकसाया जाता है, तो ऐसे में ये जो 5 आरोपी पकड़े गए हैं इनको क्या कुछ काम सौंपा गया था? देखिए बिल्कुल भाई, जिस तरीके से बात करें एनआईए की टीम को जो 5 आरोपी गिरफ्तार हुआ उसके बाद देखो ना ये जरूर है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं भारत के अंदर गतिविधियां करने के लिए कोशिश करता रहता है और कहीं ना कहीं उसी के मद्देनजर रखते हुए एनआईए की टीम ने जब छापेमारी की तो इनको 5 आरोपी जरूर मिले हैं, मगर देखना होगा इनके पास से कितने बड़ी तादाद के अंदर सबूत मिल पाएंगे या फिर बड़ी संख्या में जो इन लोगों के साथ जुड़े हुए थे वो जरूर देखना होगा। मगर एनआईए की टीम को जरूर 5 लोगों की कामयाबी मिली है, उसके साथ जाइए कहीं ना कहीं एनआईए की टीम काफी बड़ी कार्रवाई करने के लिए तैयार है। जी इस मामले में क्या कुछ जानकारी है राजीव? एनआईए की टीम कब से इस कार्रवाई को कर रही है? कब इस पूरे मामले पर मामला दर्ज किया गया, केस दर्ज किया गया? देखिए मुझे बताइए, जिस तरीके से एनआईए की टीम की तरफ से मामला जरूर दर्ज कर लिया गया, 5 आरोपी गिरफ्तार जरूर किया गया, मगर अभी देखना है कि और बड़े आरोपी इसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से संकेत मिल रहा है तो कहीं ना कहीं एनआईए की टीम बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए नजर आ रही है। मगर जिस तरीके से 5 आरोपी की गिरफ्तारी की गई है उसके साथ जारी रहा, कहीं ना कहीं भारत के अंदर और भी तार जुड़े हो सकते हैं। जी राजीव, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।
असम में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करते हुए बीजेपी के दो दिग्गज नेताओं ने अलग अलग जनसभाओं में कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर देश को विभाजित करने की इच्छा रखने वाले दलों के साथ गठबंधन करने का आरोप लगाया है और साथ ही ये भी कहा है कि भारत की सबसे पुरानी पार्टी धर्म के नाम पर देश को और राज्य को बांटने का काम कर रही है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में हुंकार भरने के बाद मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी आज पुरुलिया में रैली करेंगी और चोट लगने के बाद भी कोलकाता से बाहर ममता की ये पहली रैली होगी। वो दोपहर 1:30 बजे पुरुलिया के झालदा में रैली को संबोधित करेंगी और इसके बाद वो दोपहर 3 बजे पुरुलिया के बलरामपुर में भी रैली करेंगी। और ममता बनर्जी के साथ डॉक्टरों की एक टीम भी है जो अगले कुछ दिनों तक उनके हर दौरे पर उनके साथ रहेगी। और इससे पहले व्हील चेयर पर बैठी ममता बनर्जी ने कोलकाता में अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि वो इस हालत में भी बंगाल की जनता तक पहुंचने के लिए तैयार है। पश्चिम बंगाल में एक तरफ जहां चुनावी शोर चल रहा है तो वहीं सीबीआई ने भी कोयला तस्करी मामले में जांच तेज कर दी है। इस मामले की जांच कर रही सीबीआई ने टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की साली मेनका गंभीर के पति अंकुश अरोड़ा और ससुर पवन अरोड़ा को तलब किया है और दोनों को जांच के लिए सीबीआई ने आज कार्यालय में बुलाया है। और बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी के रिश्तेदारों पर सीबीआई की नजर है। कोयला तस्करी मामले में सीबीआई ने सांसद अभिषेक बनर्जी की साली मेनका गंभीर के पति अंकुश अरोड़ा और ससुर पवन अरोड़ा को तलब किया है। और सीबीआई ने हाल ही में ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के खदानों से अवैध कोयला खनन और तस्करी मामले में अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा और उनकी साली मेनका गंभीर से भी पूछताछ की थी। बता दें कि साल 2020 के अंत से ही सीबीआई ने कोयला तस्करी मामले की छानबीन को तेज कर दिया है और यह मामला पश्चिम बंगाल के आसनसोल, दुर्गापुर, बांकुड़ा और पुरुलिया में अवैध कोयला खनन और उसके व्यापार से जुड़ा हुआ है। झारखंड के धनबाद और पश्चिम बंगाल के आसनसोल, पुरुलिया, बांकुड़ा रेंज में कोयला की खदानें भरी पड़ी हैं। यूपी के लखनऊ में मोहनलालगंज से बीजेपी सांसद कौशल किशोर के परिवार का हाई वोल्टेज ड्रामा अभी भी जारी है और अब सांसद की बहू ने उनके घर के बाहर पहुंचकर अपनी हाथ की नस काट ली। आत्महत्या की कोशिश की गई। पहले सांसद की बहू का एक वीडियो सामने आया था जिसमें उसने ये कहा था कि मैं जान देने जा रही हूं। बीजेपी सांसद कौशल किशोर की बहू अंकिता ने उनके घर के बाहर ही हाथ की नस काटी और आत्महत्या करने की कोशिश की। उसको अस्पताल पहुंचाया गया जहां पर उसका इलाज चल रहा है। और इसके पहले अंकिता का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उसने सुसाइड की बात कही थी और अपने पति आयुष पर गंभीर आरोप लगाए। पुलिस मामले की जांच कर रही है और अंकिता ने वीडियो में ये कहा था कि मैं सुसाइड करने जा रही हूं, जिसके बाद वो सांसद कौशल किशोर के दुबग्गे स्थित घर पर स्कूटी से पहुंची और हाथ की नस काट ली। हालांकि वीडियो के बाद उसे ट्रैक कर रही पुलिस ने आनन फानन में उसको अस्पताल पहुंचाया जहां पर उसका इलाज चल रहा है। हरिद्वार में कुंभ पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने यह कहा है कि अप्रैल में होने वाले 3 स्नान बहुत चुनौतीपूर्ण होंगे और इसके लिए अभी से व्यवस्था की जा रही है। आने वाले लोगों के लिए बसों की आवश्यकता है और बसों की संख्या को चौगुना किया गया है। सड़कों और गलियारों को ठीक करने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया गया है। कुंभ महाकुंभ और ये 12 साल में आता है, तो ये केवल उत्तराखंड का नहीं तो देश और दुनिया का कुंभ है। तो और साधु संत अखाड़ा इन सब की जो झांकियाँ हैं ये सारा अभी शपथ लेने के बाद ही अगले दिन महा स्नान था और मैंने पहले ही उस दिन तत्काल शाम को बैठक ली और पहला मेरा ये था कि कुंभ ठीक होना चाहिए, भव्य दिव्य होना चाहिए। और जो कल आपका अखाड़ों की झांकियाँ निकल रही हैं उन
तीन केंद्रीय कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर के दिल्ली एनसीआर के बॉर्डर पर जारी प्रदर्शन के बीच सोमवार सुबह राहत भरी खबर सामने आई। दिल्ली से गाजियाबाद की ओर जाने वाले NH-24 के मार्ग को खोल दिया गया है और इससे दिल्ली से गाजियाबाद के रास्ते उत्तर प्रदेश जा रहे वाहन चालकों को बड़ी राहत मिली है। पिछले 1 घंटे से भी अधिक समय से यहां पर आवागमन चालू है और जानकारी के मुताबिक गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूदा कानून और व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए दिल्ली पुलिस की ओर से यह फैसला लिया गया है। यह मार्ग गाजियाबाद जिले के पुलिस अधिकारियों के परामर्श के बाद खोला गया है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद रेलवे डिवीजन में मल्टी कलर लाइटिंग सिस्टम लगाया गया और मुरादाबाद के DRM ने यह बताया कि मंडल में अब एक भी स्टेशन नहीं है जहां पुराना सिस्टम लगा हो। नए सिस्टम परिवहन सिग्नल है और जिससे ड्राइवर आसानी से ट्रेन नियंत्रित कर सकता है। इससे सुरक्षा बढ़ जाती है। मंडल में लगातार जो पुराने मैकेनिकल सिग्नलिंग रहती थी, जिसमें सेमाफोर सिग्नल होते थे जो वायर से नॉर्मली ऑपरेट होते थे, उनको बदलने का कार्य चल रहा था। इस वर्ष हमारे मंडल में 9 बालामऊ सीतापुर सेक्शन है जो रफली 150 किलोमीटर का है। उस सेक्शन में जितने भी हमारे स्टेशन थे उसमें पुराने वायर ऑपरेटेड सेमाफोर सिग्नल लगे हुए थे, उनको बदल करके कलर लाइट सिग्नल लगाने का कार्य करा गया है। और इस परिवर्तन के पश्चात अब मंडल में एक भी स्टेशन ऐसा नहीं बचा है जहां पर कि कोई पुराने वायर ऑपरेटेड सिग्नल सिस्टम लगे हों। जो नए सिग्नल लगाए गए हैं मल्टीपल एस्पेक्ट कलर लाइट सिग्नलिंग उनको बोलते हैं, और उनकी अच्छी बात ये रहती है कि कोई भी सिग्नल का एस्पेक्ट होता है वो पहले से ड्राइवर को पता रहता है। फिर ऐसे भी शुरू करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर के शोपियां से ये इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। शोपियां में तीसरे दिन भी एनकाउंटर जारी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार वहां पर एनकाउंटर चल रहा है, मुठभेड़ चल रही है और आज तीसरे दिन आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चल रही है। यहाँ पर दोनों ओर से फायरिंग भी रुक रुक करके की जा रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार वहां पर एनकाउंटर जारी है और रावलपुरा इलाके में ये फायरिंग मुठभेड़ जो है वो चल रही है। आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ लगातार जारी है और पिछले कई दिनों से यहां पर ये मुठभेड़ चल रही है। जम्मू कश्मीर के शोपियां से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शोपियां में तीसरे दिन एनकाउंटर जारी है। लगातार 3 दिनों से यहां पर एनकाउंटर चल रहा है। आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच लगातार रुक रुक करके फायरिंग की जा रही है। आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच अभी भी मुठभेड़ जारी है। 3 दिन हो गए, दोनों ओर से फायरिंग की जा रही है और लगातार सुरक्षा बलों की तरफ से यहां पर अभियान चलाया जा रहा है ताकि आतंकियों का खात्मा जम्मू कश्मीर से किया जा सके। रविंद्र श्रीवास्तव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। रविंद्र, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है फिलहाल लगातार जिस तरीके से पिछले 3 दिनों से यहाँ पर एनकाउंटर चल रहा है? जी बिल्कुल, आज देखिए तीसरा दिन है। साउथ कश्मीर में एनकाउंटर चल रहा है। हालांकि एक आतंकी को मारे जाने की सफलता जो है वो कल ही प्राप्त हो गई थी, लेकिन एनकाउंटर जो है अभी भी जारी है। पिछले 2 रात की बात करें तो 2 रात जो है वो एनकाउंटर में गुजरी है। सुरक्षा बल जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद है और पूरे इलाके को कॉर्डन किया हुआ है। और आज सुबह ही जैसे सूर्य की पहली किरण निकली और फिर से फायरिंग शुरू हुई है और कहा यह जा रहा है कि यहाँ पर एक आतंकी कमांडर जो है हिजबुल का वो मौजूद है वहां पर, और यही वजह है कि एनकाउंटर इतना लंबा खिंच रहा है क्योंकि अंदर उसके पास काफी ज्यादा असला जो है बताया जा रहा है। केंद्र तो क्या रविंद्र सिर्फ एक ही आतंकी कमांडर वहां पर छुपा हुआ है या और भी साथी उसके बताए जा रहे हैं वहां? जी देखिए, जो पहली खबर मिली थी उसके मुताबिक 2 से 3 आतंकी बताए जा रहे थे और जिसमें एक आतंकी जो है वो कल ही मारा गया था। और अभी भी जो है एनकाउंटर जारी है। जब तक एनकाउंटर समाप्त नहीं हो जाता तब तक कहना उचित नहीं होगा कि कितने और आतंकी अंदर मौजूद है। हालांकि जो खबरें आ रही थी कि एक हिजबुल कमांडर जो है वो अंदर मौजूद है और उसी की वजह से लगातार, क्योंकि आतंकी कमांडर है और काफी
ट्रेनिंग ले रखी है उस आतंकी ने, और यही वजह है कि एनकाउंटर जो है ज्यादा लंबा खींच रहा है। उनके पास जी। हथियार और गोला बारूद भी जो है वो काफी मात्रा में मौजूद है। जी रविंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। चलिए फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह कहा है कि असम कांग्रेस सरकार में तबाही और बर्बादी की कगार पर था, वहां विदेशी घुसपैठ और चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला था। मोदी जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और उनकी टीम ने 5 साल में विकास की नई गाथा असम की धरती पर लिखी है। जो कांग्रेस सरकार में तबाही और बर्बादी के कगार पर खड़ा था, विदेशी घुसपैठ, विकास के काम ठप, चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला था, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व और आशीर्वाद से वहां के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी और उनकी टीम ने। चलिए सीधा रुख करेंगे, आपको सुनवाते हैं उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती क्या कुछ कह रही हैं। और भी इंस्टीट्यूशन हो तो किसको सरकार को, प्राइवेट सेक्टर को देना, किसको बेचना, किसको नहीं, किसको बेचना है या नहीं बेचना है, नियमों का पालन करते हुए मैं समझती हूँ ये सभी सरकारों में चलता है। तो जो भी कुछ हुआ वो नियमों के तहत हुआ और कैबिनेट का ने फैसला लिया, किसी एक मंत्री ने फैसला नहीं लिया, ये कैबिनेट का सामूहिक फैसला था। देखो, जो लोकल बॉडीज के चुनाव यूपी में होने वाले हैं पंचायतों के, हमारी पार्टी पूरी दमदार। चलिए आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। राजनाथ सिंह भी इस दौरान इस कार्य समिति की बैठक में यहां पर पहुंचे हैं। प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज होनी है और उसी में शिरकत करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचे हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पर मौजूद हैं। और इसके अलावा और भी बाकी जो मंत्री हैं, डिप्टी CM हैं, वो भी वहां पर
मौजूद हैं। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के लखनऊ से प्रदेश कार्य समिति की यहाँ पर ये बैठक होनी है। नया गठन हुआ है प्रदेश की कार्य समिति का उत्तर प्रदेश में और उसी की ये बैठक आज हो रही है और इस बैठक में पहली बार मंथन जो है वो हो रहा है। 2.5 साल के बाद ये बैठक हो रही है, क्योंकि बीच में कोरोना भी एक वजह रही है जिस वजह से ये इस तरीके की बैठकें जो हैं वो नहीं हो पाई हैं। लेकिन कार्य समिति की उत्तर प्रदेश कार्य समिति की ये पहली बैठक अब हो रही है 2.5 साल के बाद। और इसमें जो तमाम बड़े नेता हैं, उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद हैं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी यहाँ पर मौजूद हैं और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जो हैं वो भी वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में साफ तौर पर ये जो तमाम बड़े नेता जो हैं वो वहाँ पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह अब वहाँ पर कार्य समिति की बैठक को संबोधित कर रहे हैं। किसानों के बीच में जो परिश्रम की पराकाष्ठा करके किसान क्रेडिट कार्ड, रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रमुख मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के पास से विस्फोटक से लदी हुई स्कॉर्पियो कार बरामदगी मामले में गिरफ्तार मुंबई पुलिस अधिकारी सचिन वाजे की कोर्ट ने 25 मार्च तक के लिए एनआईए की हिरासत में उन्हें भेज दिया है और वाजे को शनिवार देर रात ही एनआईए ने लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। एनआईए ने कोर्ट में बहुत ही अहम सबूत पेश किए जिसके आधार पर वाजे को गिरफ्तार किया गया है और एनआईए ने कोर्ट से 14 दिनों की कस्टडी भी मांगी थी, जिसके बाद अदालत ने सचिन वाजे को 25 मार्च तक के लिए एनआईए की हिरासत में भेज दिया है। एनआईए ने यह कहा है कि ये एक बड़ी साजिश है जिसमें कई लोगों के शामिल होने की आशंका है और सचिन वाजे को हर उस व्यक्ति के साथ भी आमना सामना करवाना है जिस व्यक्ति का नाम सामने आ रहा है। एनआईए ने सचिन वाजे को 25 फरवरी को विस्फोटकों से भरा वाहन खड़ा करने की जो घटना सामने आई थी उसमें भूमिका निभाने और इसमें संलिप्त रहने का आरोप लगाया है। बता दें कि कमाइकल रोड स्थित मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के पास खड़ी एक स्कॉर्पियो कार में से 25 फरवरी को जिलेटिन की कुछ छड़ें और एक धमकी भरा पत्र मिला था। थाने स्थित व्यवसायी मनसुख हिरेन की रहस्यमय मौत के बाद मामला एनआईए को सौंप दिया गया था, जिन्होंने ये दावा किया था कि वाहन एक सप्ताह पहले चोरी हो गया था और बाद में उनका शव 5 मार्च को थाने के एक नाले में मिला था। चलिए इसी भी शुरू करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है हरियाणा से। हरियाणा बजट सत्र का आज 6ठा दिन है और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दोपहर 2 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी सदन की कार्यवाही और सदन में आज भी हंगामा होने की संभावना है। अनिल विज संपत्ति क्षति वसूली विधेयक पेश कर सकते हैं। आज ही बीजेपी विधायक दल की भी बैठक होनी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सरकार पर जो संकट था वो संकट टल गया है। विपक्ष के मुद्दों पर बनाई जाएगी आगे की रणनीति। अनिल विज संपत्ति क्षति वसूली विधेयक आज पेश कर सकते हैं। जिस तरीके से जो प्रदर्शन होते हैं, आंदोलन होते हैं, उनमें जो सरकारी नुकसान होता है उसकी वसूली के लिए ये विधेयक लाया जा रहा है। और इसके अलावा जो सरकार पर एक संकट दिखाई दे रहा था किसान आंदोलन की वजह से, किसानों के दबाव में कुछ विधायक थे, उसको लेकर के अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष की तरफ से पेश किया गया था जो गिर गया था और इसमें बहुमत सरकार को मिल गया था क्योंकि व्हिप जारी किया गया था और इस हिसाब से सरकार के पास पूर्ण बहुमत है, तो सरकार बच गई। और अब विपक्ष के मुद्दों पर आगे की रणनीति बनाई जाएगी क्योंकि मुद्दा यहीं पर खत्म नहीं हो जाता है। विपक्ष अभी भी सरकार को घेरने की कोशिश में है और विपक्ष की तरफ से रणनीति भी बनाई गई है सरकार को घेरने की, तो उन्हीं का जवाब देने के लिए आगे की रणनीति बनाई जानी है। बीजेपी के विधायक दलों की बैठक भी होनी है और दोपहर 2 बजे प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही जो है वो शुरू होगी और इसमें गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से एक महत्वपूर्ण विधेयक जो है वो पेश किया जाएगा। संपत्ति क्षति वसूली विधेयक पेश किया जाना है। बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी जिसमें आगे की रणनीति जो है वो बनाई जाएगी। हरियाणा का बजट सत्र लगातार जिस तरीके से चल रहा है, हंगामेदार ये बजट सत्र है। बजट भी पेश हो चुका है, अविश्वास प्रस्ताव पर भी चर्चा हो चुकी है और अब
अहम प्रस्ताव जो है, अहम विधेयक जो है वो आज गृह मंत्री की तरफ से पेश किया जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। यूपी एसटीएफ की टीम ने देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने को लेकर के एक युवक को गिरफ्तार किया है और युवक की पहचान यूपी के सिद्धार्थनगर के रहने वाले राशिद अहमद के रूप में हुई है। पुलिस ने रशीद को बस्ती से उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो मुंबई जाने के लिए सफर कर रहा था और पुलिस का यह कहना है कि मुखबिर की सूचना के आधार पर उसकी गिरफ्तारी की गई है। पुलिस को राशिद के आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने की आशंका है और छानबीन में राशिद के पास से पुलिस को कई फर्जी और देश विरोधी दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। राशिद के पास से एक संदिग्ध सीडी भी बरामद हुई है और यहां तक कि राशिद का पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से भी कनेक्शन सामने आया है। पुलिस ने यह खुलासा किया है कि राशिद पहले से भी कई आपराधिक मामलों में संलिप्त रह चुका है। इस पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और फिलहाल राशिद से पुलिस और इंटेलिजेंस लगातार पूछताछ कर रही है और राशिद के और संबंधों का भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, आज बीती रात में एसटीएफ की जो टीम है उसके द्वारा एक संदिग्ध व्यक्ति को मुखबिर की सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया था और जब उसको गिरफ्तार किया गया, उससे जामा तलाशी लिया गया तो उसके पास से कुछ संदिग्ध मटेरियल मिला जिसमें देश विरोधी कुछ दस्तावेज थे और बाकी उनके पास से 2-3 आधार कार्ड मिले हैं जो कि फर्जी थे और एक मोबाइल उनके पास से बरामद हुआ है और एक सीडी भी उनके पास से मिली है जो कि संदिग्ध है। इसी के आधार पर इनको गिरफ्तार करके और थाना कोतवाली बस्ती में इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया। चलिए बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए एएनबी न्यूज़ के साथ।